सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक इकोलॉजी, राइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, समझ के विद द कंसेप्ट ऑल्सो। सो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद द क्लास। क्योंकि देखो, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी एग्ज़ाम्स आ रही है, डीबीटी है, उसके बाद में सीएसआर है। तो मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रही हूँ अभी इस क्लास में कि भाई हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीबीटी है तो हम जो सिर्फ डीबीटी के लिए पढ़ाई करेंगे या जो भी एग्ज़ाम नेक्स्ट आने वाली उसके लिए नहीं, हमको आगे की एग्ज़ाम्स की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। सो साइड बाय साइड हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। सो इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत सारी एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। ये जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका सीएसआर हो गया, गेट की एग्ज़ाम्स है। यस, देर आर सो मेनी डिफरेंट एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपको दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो चलो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑन दिस क्लास। और यस, जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की लिंक भी शेयर कर लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को देख सके और समझ सके कि हम क्वेश्चंस किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, एंड हियर इज़ अ फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है, three bird species with similar habitat and diet preference coexist in a habitat. For these species, which one of the following statement is most likely to be correct? तीन बर्ड स्पीशीज़ है, सिमिलर हैबिटेट, यानी एक ही जैसे हैबिटेट में एक ही जगह रहना पसंद करती है, डाइट प्रेफरेंस भी एक जैसा है, और फिर भी वो को एग्जिस्ट कर रही है। हमको पता है कि भाई यदि दो स्पीशीज़ एक साथ में रह रही है तो जो स्ट्रॉन्गर वन है, जनरली हम देखते हैं कि ये क्या होता है, वो रह जाती है और वीकर को एलिमिनेट करती है ड्यू टू द कंपटीशन। लेकिन यहाँ पर तीन अलग अलग बर्ड स्पीशीज़ है, बट दे आर को एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि इसके रिलेटेड आपको कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट होगा। पहला है, द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश ऑफ दिस स्पीशीज आर सेम। द फंडामेंटल निश आर ग्रेटर देन द रियलाइज्ड निश। द रियलाइज्ड निश आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल निश, या फिर द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश बोथ विल एक्सपैंड। तो क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स? देखो, निश के रिलेटेड है, फंडामेंटल और रियलाइज निश के रिलेटेड। अगेन, तो आई थिंक सभी को पता है व्हाट इज फंडामेंटल निश एंड व्हाट इज रियलाइज्ड निश। यस और नो? तो फंडामेंटल निश क्या होती है? एक तरह से क्या वो आपकी रियल निश होती है? नहीं, राइट, वो रियल निश नहीं होती है फंडामेंटल निश, जबकि हमारी जो रियलाइज्ड निश होती है वो रियल निश होती है। तो फंडामेंटल निश क्या होता है? इट इज़ एक तरह से हाइपोथेटिकल है, जो हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निश, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जब वो स्पीशीज़ रह सकती है, कब? विदाउट एनी कंपटीशन, जब वहाँ पर किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है, तो वो कौन सी कितने हैबिटेट में, कितने निश में वो रह सकती है, कितना अपना फैला सकती है, राइट, जहाँ पर वो रहे। सो दैट इज़ द फंडामेंटल निश, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर वही है कि आइडियलाइज निश, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एनकाउंटर्स नो इंटरैक्शंस, यानी किसी भी तरह का कंपटीशन उसको नहीं है किसी दूसरी स्पीशीज से, ठीक है। तो दिस इज अ फंडामेंटल। जबकि रियलाइज निश की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो रियल निश होती है पोस्ट इंटरैक्टिव निश। पोस्ट इंटरैक्टिव यानी जहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, यानी वहाँ पर दूसरी एक स्पीशीज़ भी आ गई है। अब वो दोनों को रहना है तो कुछ ना कुछ कंपटीशन होगी, इंटरैक्शंस होगा। तो वो इंटरैक्शंस के बाद में जब वो स्पीशीज़ अपनी निश पे आ जाती है, फंडामेंटल निश को छोड़ के अपनी मेन निश में आती है, जहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, दैट इज़ द रियलाइज्ड निश। तो हमेशा जो फंडामेंटल निश होती है वो ब्रॉड होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरैक्शन नहीं होगा। इंटरैक्शन जब होने लगता है
राइट। अब यहाँ पर ये दूसरी स्पीशीज भी आ गई, तो ये देखो ये निश ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगी। इसको यदि कम करना है, इसको अवॉइड करना है, तो ये वाला स्पीशीज क्या करेगी, ये अपनी निश को ये इस तरह से कर देगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी उसकी रियलाइज्ड निश। तो फंडामेंटल निश हमेशा बड़ी होती है, रियलाइज्ड निश हमेशा फंडामेंटल निश से छोटी होती है। यस और नो, इतना हमको ध्यान में रहे। सो फंडामेंटल निश क्या है, इट इज एन इकोलॉजिकल निश इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन विद द अदर स्पीशीज, जबकि रियलाइज्ड निश एक फंडामेंटल निश का ही एक पार्ट है, यस, जहाँ पर इंटरेक्शन होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यदि कोएग्जिस्ट हो रही है दो स्पीशीज, देखो तो कब होगी, ये वाली भी रह रही है और ये वाली भी रह रही है, तो ये तभी हो रहा है जब इसने क्या कर लिया, इसने अपनी फंडामेंटल निश छोड़ के रियलाइज्ड निश में आ गए। यस और नो, देन ओनली दे कैन कोएग्जिस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए फिर, फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश आर सेम, नहीं, दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, दोनों स्पीशीज, तीनों बर्ड स्पीशीज साथ में नहीं रह पाएगी, isn't it, with the same resource, with the same habitat we can say, वहाँ पे क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, राइट। ये केस में अभी यहाँ पर देखेंगे तो फंडामेंटल निश इज ग्रेटर देन देयर रियलाइज्ड निश। क्या ये सही होगा कि फंडामेंटल निश जो रहेगी वो रियलाइज्ड निश से ज़्यादा थी, या फिर द रियलाइज्ड निश आर ग्रेटर। रियलाइज्ड निश कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, ड्यू टू कंपटीशन, तो वो कभी भी छोटी होगी। तो थर्ड भी गया। फोर्थ है द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश बोथ विल एक्सपैंड, दोनों एक्सपैंड नहीं होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आएगा कि ये केस में जो फंडामेंटल निशेस है वो ज़्यादा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द रियलाइज्ड निश। यस, क्योंकि रियलाइज्ड निश के समय में क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज अपनी निश को थोड़ी सी कम कर देगी ताकि इंटरैक्शन ओवरलैपिंग ना हो सके। एम आई राइट? सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. Following 4 types of species were observed in a community. आपको 4 स्टेटमेंट दिए है. According to the above description, species A, B, C, D are called respectively. क्या आना चाहिए? ओके, स्पीशीज ए में बोला है, अच्छा नीचे देखो ऑप्शंस में क्या दिया है, मैं डायरेक्ट अभी ऑप्शंस देख रही हूँ. डोमिनेंट मेरे को दिख रहा है, की स्टोन है, फ्लैगशिप है और इंडिकेटर है, राइट. तो आई थिंक सिंपल पढ़ने वाला है. अभी ये चारों हमारे पास में, इसमें से कुछ ना कुछ वो ABCD में रहेगा, इजंट इट. डोमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमिनेंट स्पीशीज हम कब बोलेंगे, सबसे मोस्ट अबंडेंट वी कैन से डोमिनेंट, यानी जो सबसे ज़्यादा है स्पीशीज, राइट. जो भी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रहेगी वहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो रहेगा उसने डोमिनेंट अपना फैला के रखा है, राइट. ज़्यादा होने के कारण इफेक्ट भी उनका ज़्यादा होता है. सो मोर अबंडेंट मोर इफेक्ट, ये हो जाता है डोमिनेंट, राइट. जिसके कारण उसके बाद में यदि हम बात करो की स्टोन, डोमिनेंट और की स्टोन में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हो जाता है. की स्टोन स्पीशीज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मोस्ट अबंडेंट होगा. दिस विल बी स्मॉल इन नंबर, एक या दो भी हो सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा. एंटायर कम्युनिटी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट. सो दैट इज अ की स्टोन. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम, यानी नंबर कम हो सकता है लेकिन इफेक्ट ज़्यादा है, तो हम इसको की स्टोन को हमेशा बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट होता है. यस, अकॉर्डिंग टू द अबंडेंस. तीसरा यहाँ पर दिया है हमको इंडिकेटर स्पीशीज, या फिर इंडिकेटर को बहुत बार सेंटिनल स्पीशीज भी कहते हैं. इंडिकेट कर रहा है, यानी ऐसी स्पीशीज जो कोई चीज़ को हमको इंडिकेट कर रही है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट. जैसे पोल्यूशन हो गया, इजंट इट. अलगल बूम है, राइट. अलगल बूम हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम चेंज इन द एनवायरनमेंट, इसीलिए अलगल बूम देखने को मिलता है. डिक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल रहेगा, इजंट इट, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल पे स्ट्रेस होने लगता है. एलगी जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, दैट इज योर अलगल बूम. यस, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट.
तो ये एल्गल बूम एक तरह का इंडिकेटर स्पीशीज है, isn't it? लाइकेन, लाइकेन जब ग्रो होने लगता है तो हमको समझ में आता है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ज़्यादा है कि नहीं है, SO2 का इंडिकेट करता है, isn't it? इंडिकेटर रहता है, राइट? So these are the indicator species. उसी तरह से फ्लैगशिप स्पीशीज, ये एक तरह से एम्बेसडर का काम करता है, सिंबल का काम करता है, ठीक है? किसी कैंपेन में हम इसको यूज करते हैं, द स्पीशीज, तो दिस आर कॉल्ड एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज। जनरली ये अवेयरनेस फैलाने में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, राइट, ऐसे स्पीशीज को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जायंट पांडा हो गया, एशियन एलिफेंट्स हो गया, ऑल दीज आर द फ्लैगशिप स्पीशीज। गॉट इट? अब आई थिंक ये समझ में आ गया। अभी ये चारों स्टेटमेंट्स एक बार हम देख लेते हैं। पहला बोल रहा है स्पीशीज ए हैज लार्जर इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। देखो ज़्यादा है नंबर में और इसीलिए इफेक्ट भी ज़्यादा है। सो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डोमिनेंट, यस और नो? तो डेफिनेटली ए मेरा डोमिनेंट होगा और वो एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसी से आंसर आ गया। फिर भी हम दूसरे 3 स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्पीशीज बी हैज अ लार्जर रोल इन कम्युनिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस, यानी डिसप्रोपोर्शनेट की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका कीस्टोन। तो यहाँ पर कीस्टोन दिया ही है। स्टेटस ऑफ स्पीशीज सी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। सो ये क्या हो गया? इंडिकेटर हो गया। और डी हो गया सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन, resources are allocated to the species D which is single, large and instantly recognizable. So that is the flagship species. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत सिंपल है। इंटरैक्शंस की बात हो रही है। मैट्रिक्स दिया है हमको यहाँ पर, बेनिफिशियल इंटरैक्शन, हार्मफुल इंटरैक्शन और न्यूट्रल इंटरैक्शन बताया बिटवीन स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2। हमको यहाँ पर पता करना है कि ABCD क्या है। गॉट इट? अभी ऑप्शन देखने से पहले हम लोग पहले ही यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ए की बात करेंगे तो स्पीशीज 1 पे नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है, स्पीशीज 2 अगेन नेगेटिव, तो ए नेगेटिव नेगेटिव बता रहा है, ठीक है? अभी हम ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं। बी में देखो स्पीशीज 1 नेगेटिव है, राइट, और स्पीशीज 2 पॉजिटिव इफेक्ट बता रहा है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। डी की बात करें तो स्पीशीज 1 0 और स्पीशीज 2 माइनस, राइट, 0 माइनस हो गया। और सी में देखिए मेरे को दिख रहा है प्लस और प्लस दोनों में। तो अब देखते हैं ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में पहला दिया है प्रिडेशन। क्या प्रिडेशन हो सकता है? ए, दोनों माइनस माइनस बोल रहा है, सो कैन वी से दैट इट इज प्रिडेशन देयर? प्रिडेशन में क्या होता है? प्रिडेटर प्रे को मारता है, तो नुकसान प्रे का हो रहा है, प्रे की जिंदगी जा रही है, लेकिन प्रिडेशन को तो फायदा हो रहा है, तो प्लस माइनस वाला है, माइनस माइनस ये नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस है, ये भी नहीं होगा। कंपटीशन एंड कंपटीशन सी और डी हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू ए, सो ए इज कंपटीशन। बी में एक प्लस एक माइनस है, यानी एक को फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान है, तो यहाँ पर प्रिडेशन दिया है, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म दिया है। म्यूचुअलिज्म नहीं हो सकता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस होना, राइट। प्रिडेशन डेफिनेटली एक प्रिडेटर रहेगा और एक प्रे रहेगा, तो प्लस माइनस और टूट भी दे। सी में दिया है प्लस प्लस, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म यस, एंड 0 माइनस, यानी एक को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, दूसरी स्पीशीज का नुकसान हो रहा, सो दैट इज अमेंसलिज्म, राइट। और अमेंसलिज्म ही यहाँ पर दिया है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई थिंक दिस इज क्लियर, सिंपल है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। चलो, लॉर्ड का वोल्टेरा से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। हमको पता है लॉर्ड का वोल्टेरा, अगेन ये भी हमको इंटरैक्शन बिटवीन द स्पीशीज बताता है। कॉम्पिटिशन्स होती है स्पीशीज से, तो किस तरह से कौन सी स्पीशीज कब सरवाइव करेगी, कौन सी स्पीशीज नहीं करेंगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें से देख सकते हैं विद द ग्रोथ कर्व्स, इजंट इट?
तो यहाँ पर हमको दिया है कुछ, गिवन द कंडीशन इन द डायग्राम द प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ द कंपटीशन इज, इधर K1 है स्टूडेंट्स, दिस इज K2, यहाँ पर K1 बाय अल्फा और K2 बाय बीटा दिया है, स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2। हमको फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है, फिगर देख के समझ में आ रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी जो है स्पीशीज 1 की अभी तक यहाँ पर पहुंची है, इन्हें स्पीशीज 1 पहुंचा नहीं है कैरिंग कैपेसिटी तक, इन्हें यहाँ पर दे आर सर्वाइविंग नाइसली, isn't it? Similarly, carrying capacity species 2 की अभी यहाँ पर है, बट ये K1 by अल्फा अभी तक यहीं तक है, यहाँ तक अभी वो पहुंचा नहीं है, यानी द स्पीशीज कैन सर्वाइव नाइसली, यहाँ पर अभी भी कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा। यस, स्पीशीज के अंदर जो एक दूसरे में कंपटीशन होगा कि भाई कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जो भी रिसोर्स उनके पास में है फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, जब वो कम हो जाएगा, यानी कैरिंग कैपेसिटी आपकी क्या हो रही, वो रिच हो गई या फिर उसके ऊपर चला गया, तो कंपटीशन के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे में झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों केस में कैरिंग कैपेसिटी तक अभी तक स्पीशीज पहुंची नहीं है, तो दे आर सेफ। तो ऐसे केस में हम नहीं बोल सकते कि कौन सा स्पीशीज विन करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे कोएग्जिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं कि अनस्टेबल कहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। यदि फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी पहले पहुंच गया वो, तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। या फिर स्पीशीज 2 पहले पहुंच गया K2 तक, तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यू कैन नॉट से एग्जैक्टली अभी की क्या हो सकता है, तो ऐसे कोएग्जिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस, राइट। क्या कहेंगे, दिस इज अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या दिया है, अनस्टेबल और अनस्टेबल दोनों में दिया है, स्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पीशीज 1 and 2 because K1 is greater than K2 by beta and K2 is greater than K1 by alpha, सही है ना, K2 ग्रेटर है और K1 भी ग्रेटर है। यहाँ पर बोला है K1 छोटा और K2 छोटा है, नहीं, K1 ज़्यादा है और K2 भी ज़्यादा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई थिंक ये सभी ने अच्छे से पढ़ के रखा है। देखो, यदि यही वाला इक्वेशन इस तरह से हो जाता है, स्टेबल यदि हमको करना है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, K1 विल बी लेस देन K2 बाय बीटा और K2 इज लेस देन K1 बाय अल्फा। जब ये केस होता है तो ये हम बोलेंगे स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है, am I right? अब यदि K1 यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन K2 बाय बीटा और यहाँ पर K1 बाय अल्फा इज ग्रेटर देन K2, तो ये केस में हम कहेंगे K1 विन करेगा, यानी स्पीशीज 1 विन करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी अभी यहाँ पर ज़्यादा है, राइट, और इसमें ये रिच हो गया है, तो ये वाली स्पीशीज इट विल विन देयर, K1 विल विन, ठीक है। इसी का उल्टा देखो, K2 इज ग्रेटर देन K1 बाय अल्फा और K2 बाय बीटा इज ग्रेटर देन, क्या कहेंगे, K1, तो ये केस में हम कहते हैं K2 विन करेगा या स्पीशीज 2 विन करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ फिश इन अ लेक, रिसर्चर कैप्चर्स 100 fish from the lake and researcher sorry and marks them with a colored tags a week later. The researcher returns to the lake and catches 150 fish and finds that 25 of them are tagged once. Assuming no immigration or emigration occurred, the total population size of a fish species, क्या बात हो रही है बच्चा उसमें, सीधा सीधा हमको दिख रहा है मार्क रिकैप्चर से क्वेश्चन है, सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना है और हमको क्या करना है, आंसर निकालना है पॉपुलेशन साइज का, राइट। सो मार्क रिकैप्चर थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि पहले रिलीज किए जाते हैं कुछ नंबर ऑफ स्पीशीज, उनको टैग किया जाता है, फिर उनको कैप्चर करते हैं, एमआरआईडी में मार्क करते हैं और उसके बाद में वापस से इसको रैंडमली रिलीज कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम उनमें से जो मार्क्ड रहेंगे, जो हमने रिलीज किया है, उनको मिक्स कर देते हैं, जो पहले से वहाँ रहते हैं उनके साथ में,
एंड देन रैंडमली कुछ स्पीशीज को उठाते हैं, फिर देखा जाता है कि टैग्ड कौन सी है और कितनी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट दैट, एम आई राइट। तो यहाँ पर दो तरह की फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक तो सिंपल वे में, यदि मेरे को पॉपुलेशन साइज निकालना है तो मैं इसको नंबर ऑफ स्पीशीज मार्क्ड राइट इन सैंपल 1 एंड सैंपल 2 राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कर सकते हैं। कैन वी से लाइक दैट? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आएगा कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्ड स्पीशीज आएगा? देखो यहाँ पर सिंपल वे में क्या दिया है, 100 फिश को उसने कैप्चर किया, यानी पहले उसने कितने फिश को कैप्चर किया, S1 यदि फॉर एग्जांपल लिया तो वो हो गया 100, ठीक है। मार्क देम विद कलर टेक्स्ट। वीक लेटर, एक हफ्ते बाद में रिसर्चर रिटर्न टू द लैक और उसको कैच किया कितना, 150 को, तो S2 क्या हो जाएगा 150 एंड फाइंड 25 ऑफ देम आर टैग्ड वंस, यानी उसमें से जो मार्क्ड है वो कितने, मार्क्ड जो है वो 25 थे। तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज मार्क्ड करेंगे क्या, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर इसको मार्क्ड हटा देंगे। नंबर ऑफ स्पीशीज इन S1 इन सैंपल 1 एंड सैंपल 2, देखो कैसे ध्यान में रखना है, राइट, इन सैंपल 1 एंड सैंपल 2 अपॉन टोटल मार्क्ड स्पीशीज आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 25, तो क्या आ जाएगा, 15,1,2,3 अपॉन 25। 25 के टेबल में 156 आएगा, 20 आंसर क्या आ रहा है 600। 600 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिवन बिलो इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। अब पिरामिड कैसा दिख रहा है हमको स्टूडेंट, छोटे से बड़ा ऐसा जा रहा है। जनरली हम पिरामिड कैसे देखते हैं, पिरामिड हम लोग ऐसी चीज को बोलते हैं, लेकिन ये हमको ऐसा दिख रहा है ना, ये कैसा पिरामिड है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है, राइट, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। अब आते हैं नीचे, क्वेश्चन में क्या दिया है, द अबव पिरामिड रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, pyramid of number of parasitic food chain and pyramid of biomass of pond ecosystem, pyramid of number of pond ecosystem या फिर pyramid of biomass of forest ecosystem, pyramid of energy of grassland and pyramid of biomass of open ocean, pyramid of biomass of grassland and pyramid of number। देखो pyramid of energy तो मैं पहले ही क्रॉस कर दूंगी, क्योंकि pyramid of energy स्टूडेंट्स कभी भी इन्वर्टेड पिरामिड नहीं देता, इट इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट ही होता है, सीधा ही होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल। पहले वाला यदि 100 ले रहा है तो हमको पता है 10% लॉ, इसमें से 10% ही आगे जाएगी, राइट। तो दूसरे लेवल के पास कितनी आएगी, 100 का 10%, तो 10, इस पे और 10% ही जाएंगी, 0.1, सॉरी 10 का रहा तो यहाँ 1 आएगा, और आगे जाएगा तो 0.1, यानी ये बड़े से छोटा होते जा रहा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सॉरी मेरे साथ, यस, तो ये पिरामिड हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो ये अपराइट पिरामिड ही बनेगा, किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी में आप इन्वर्टेड पिरामिड कभी नहीं देखोगे, तो सी वाले को मैं क्रॉस कर दूंगी। अब आ जाते हैं हम कि इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पर हो सकता है। क्या पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन शोज यू द इन्वर्टेड। पैरासिटिक फूड चेन्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो प्रोड्यूसर रहेगा सबसे नीचे फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद में हर्बीवोर्स आएंगे, मेनी हर्बीवोर्स कुड बी देयर। हर्बीवोर्स के ऊपर हम सेकेंडरी में हम ले सकते हैं कि भाई देयर कुड बी सम पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स के ऊपर और जाएंगे हाइपर पैरासाइट्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई फॉर एग्जाम्पल। कैन यू गो विद द पैरासिटिक नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं ना, राइट। तो इट इज पॉसिबल दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्री ले लिया,
ठीक है, एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स यानी बर्ड्स है, सो दे आर सो मैनी बर्ड्स, तो ये नंबर एक ही है। यहाँ पर एक ट्री के ऊपर 100 बर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द हर्बी, फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स है। ये हर्बीवोर्स के ऊपर हर एक के ऊपर कुछ पैरासाइट्स आ गए, सो दे आर 10,000 फॉर एग्जाम्पल। अब ये हर एक पैरासाइट्स के ऊपर और टर्शरी कंज्यूमर में हाइपर पैरासाइट्स हो गए, फंजाई, बैक्टीरिया, ये और ग्रो हो गए, isn't it? तो ये क्या हो रहा है, ये पिरामिड हमारा कैसा बन रहा है, पिरामिड हमारा ये ऐसे बन रहा है। सो वी कैन गो विद द पिरामिड्स ऑफ नंबर्स एज अ इन्वर्टेड पिरामिड। तो यहाँ पर आपको पिरामिड ऑफ नंबर में पैरासिटिक फूड चेन दिया है, पिरामिड ऑफ नंबर में पॉन्ड इकोसिस्टम दिया है। पॉन्ड इकोसिस्टम में उल्टा जाएगा क्या, कैन वी गो विद दैट कि इन्वर्टेड जाएगा करके, पॉन्ड इकोसिस्टम में जाएगा, बट नॉट इन केस ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स नहीं होगा, नंबर से काउंट नहीं होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास। यस, टोटल ड्राई वेट जो रहेगा लिविंग बीइंग का वहाँ पर एट ईच ट्रॉपिक लेवल, उसी को हम बायोमास लेते हैं, isn't it? तो पॉन्ड इकोसिस्टम कुड बी इन्वर्टेड, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस, isn't it? तो बायोमास के बेसिस पे रहेगा। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे हैं, इट इज नॉट हैविंग अ वेरी बिग बायोमास, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा है यहाँ पर, राइट, बट बायोमास कम है। बायोमास कैसे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा बायोमास बढ़ते जा रहा, तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड। सो इट इज पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर कैसे करना था, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये भी बहुत सिंपल सा है। Three species M and O, when grown independently in a laboratory, show typical logistic growth curves. However, when grown in pairs, the following growth curves were observed. आपको बताना है what interpretation regarding the interspecific relationship between M and an O can be deduced from the above observation. Right? तीन हमको अलग अलग ग्राफ्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तीन स्पीशीज है यहाँ पर। पहले में देखो एम की ग्रोथ हो रही है, नंबर बढ़ रहा है, एन का बढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बाद में वो लेस होने लगा। सेकेंड में आप एम और ओ दोनों साथ साथ में ग्रो हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। तीसरे में एन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बढ़ रहा है, तभी ओ कम है, राइट। फिर एन का नंबर कम होने लगा, उस समय में ओ का नंबर बढ़ने लगा, फिर ओ का नंबर कम होने लगा तो एन का नंबर बढ़ने लगा। अभी ऐसा तीन हमको रिलेशन दिए हैं, तो हमको क्या बताना है। पहले में बोल रहा है एन प्रीडेट्स ओवर ओ एंड देयरफॉर कैन आल्सो प्रीडेट ऑन एम। वो बोल रहा है कि एन ओ के ऊपर प्रीडेट कर रहा है, यानी प्रीडेटर है, और इसीलिए वो इट कैन ऑल्सो प्रीडेट ऑन एम। एम और चलो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रेडेटर वाला, लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या एन आपका एम के ऊपर प्रीडेट कर रहा है, नहीं, एम की ग्रोथ अच्छी हो रही है, वहां पर एम का नंबर बढ़ रहा है ना कि एन का, तो ए वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड में बोला एन इज कंपीटेड आउट बाय एम एंड ओ, एन इज कंपीटेड आउट बाय एम हम बोल सकते हैं, यस यहाँ पर, लेकिन एन इज कंपीटेड आउट बाय ओ, कैन यू से लाइक दैट, यस। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि एन पूरी तरह से कंपीट आउट हुआ, क्योंकि एन का अमाउंट नंबर बढ़ भी रहा है तभी ओ का कम हो रहा है, जब ओ का बढ़ रहा है तो एन का कम हो रहा है, लेकिन एन का बढ़ भी रहा है बाद में when the O is becoming less, so you cannot say that उसने एन को ओ ने पूरी तरह से कंपीट आउट कर लिया। तीसरा स्टेटमेंट है एन एंड ओ पॉसिबली हैव प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप, सिर्फ इसके बारे में बताया। और डी एम एंड ओ एग्जिबिट प्रे प्रीडेटर, नहीं, बिल्कुल गलत है। एम और ओ तो प्रे प्रीडेटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का नंबर साथ साथ में ग्रो हो रहा है, राइट। यहाँ पर दिस इज पॉसिबल कि ओ और एन वाला जो रिलेशनशिप है दैट इज प्रे एंड प्रीडेटर, है ना। लॉट का वोल्टेरा के हिसाब से जब हम देखते हैं
प्रेडेटर मॉडल जो होता है वहाँ पर एक तरह की साइक्लिक रिलेशनशिप देखी जाती है प्रीडेटर और प्रे के नंबर के बीच में, है ना। जैसे प्रीडेटर का नंबर जब बढ़ता है, प्रीडेटर जब बढ़ेगा तो प्रीडेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रे को खाएगा, उस समय में प्रे का नंबर क्या हो जाएगा, प्रे का नंबर कम होने लगेगा। अब प्रीडेटर जब प्रे को खा लेगा, इजंट इट, सो नंबर ऑफ प्रीडेटर इंक्रीजेस, सो प्रे का कम हो जाएगा, कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, प्रे का नंबर कम होगा। प्रे का नंबर कम होगा, उसके बाद में अब प्रे कम होने लगे, यहाँ पर देखो प्रे कम होने लगा, तो प्रीडेटर के पास बाद में, अब ये लेवल के बाद प्रीडेटर के पास में प्रे नहीं है खाने के लिए, तो प्रीडेटर का नंबर कम होने लगेगा, बिकॉज प्रे नहीं है। अब जब प्रीडेटर का नंबर कम होने लगेगा तो प्रे बढ़ने लगेंगे, उनको खाने वाला कोई नहीं है। प्रे का नंबर बढ़ेगा तो प्रीडेटर्स के लिए खाना मिल जाएगा, तो प्रीडेटर्स का नंबर बढ़ने लगेगा। तो प्रीडेटर का बढ़ेगा तो प्रे का नंबर क्या होगा, वो कम होने लगेगा। तो ये जो साइकिल है, यस दिस इज डेफिनेटली द प्रीडेटर प्रे। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो सी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। सो नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चलो फिर से लॉर्ड का वोल्टेरा ही है। Two species M and N occupy the same habitat. Given below is a state space graph in which the abundance of species M is plotted on x-axis and abundance of species N is plotted on y-axis. For each species, the zero growth isocline is plotted. आपको यहाँ पर सब दिया है, कौन सी लाइन क्या है ना, के एम क्या है, के एन क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, everything is given here. Based on an above plot, some deductions are made. Which one of the following statement is incorrect? कौन सा statement incorrect है ये बताना है, incorrect बताना, ठीक है। Just a minute students, एक बार चलो चेक करो और अपने आप देखो क्या सही होगा। Just go through the figure. चलो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शंस देखते हैं। एक मार्कर हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, एट पॉइंट ए, ये ए वाले पॉइंट की बात हो रही है। ए वाले स्टेटमेंट में पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीशीज एम एंड एन इंक्रीज, यहाँ पर देखो ए पॉइंट यानी ये इतना पूरा है, दिस इज ए, ठीक है। यहाँ तक ये कैरिंग कैपेसिटी स्पीशीज एम की अभी तक आई नहीं है ना, यहाँ पर इसका नंबर बढ़ेगा। कैरिंग कैपेसिटी एन की यहीं पर आई है अभी, स्पीशीज एन की, तो यहाँ तक तो इसका भी नंबर बढ़ेगा। तो यस, ए पॉइंट तक बेटा बोथ स्पीशीज एम एंड एन इंक्रीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमको सही निकालना है क्या, हमको इनकरेक्ट बताना है, राइट। तो ये मेरा सही आंसर नहीं होगा, हमको गलत वाला बताना है। सेकेंड में बोला एट पॉइंट बी, अभी चलते हैं पॉइंट बी के बाद। एट पॉइंट बी क्या बोला है उसने, स्पीशीज एम इंक्रीज वाइल दैट ऑफ स्पीशीज एन डिक्रीज। ये देखो बी पॉइंट है ना, हम लोग ये वाला पार्ट ले लेंगे पूरा, राइट। तो यहाँ पर एम की कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर आई है अभी तो जस्ट, तो हम बोलेंगे कि ये स्पीशीज एम तो बढ़ रही है, यहाँ तक तो इंक्रीज होगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर स्पीशीज एन की कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ खत्म हो गई। अब इसके बाद में यदि हम यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन आने के कारण नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर इंक्रीज होगी क्या, नहीं होगी, राइट, डिक्रीज होगी एन की, क्योंकि कंपटीशन आ गया है। तो यहाँ पर वही बोला है कि पॉइंट बी पे एम स्पीशीज इंक्रीज होगी और एन स्पीशीज डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमको सही वाला स्टेटमेंट नहीं होना। सी में बोला है एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एन इंक्रीजेस, नहीं, एन की इंक्रीज नहीं होगी, एन का नंबर कम होगा एट पॉइंट बी, तो ये गलत लग रहा है। डी में बोला है अल्टीमेटली स्पीशीज एन विल बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी पहले आ गई है, यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो गया है स्पीशीज के बीच में, तो इनका नंबर खत्म कम होने लगेगा, तो सबसे पहले यही एलिमिनेट होगी।
तो डी स्टेटमेंट भी सही था स्टूडेंट्स। तो गलत वाला कौन सा है? गलत वाला है ऑप्शन सी, और इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द राइट स्टेटमेंट इन दिस केस, यानी इनकरेक्ट है बट हमारा आंसर वो राइट आएगा। समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन को भी? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, forest fragments in an agricultural landscape can be viewed as islands of habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson's island biogeography model can be used to predict patterns of species richness in these forest fragments, which are represented in the graph below. Which one of the following combination of the graphs correctly represents predictions from the model? आपको ग्राफ बताना है और आपको सही वाली चीज़ सिर्फ यहाँ पे सीधा सीधा बताना है अकॉर्डिंग टू द आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल, राइट। अकॉर्डिंग टू द आइलैंड बायोजियोग्राफी स्टूडेंट्स, हमको पता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कोई भी आइलैंड में, यस, वो बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज एंड एरिया, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज शुड डिक्रीज कब? विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, यानी साइज के बेसिस पे नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़नी चाहिए, और डिस्टेंस के बेसिस में हम कहेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज कम होनी चाहिए। जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ तक उतने दूर वाले आइलैंड तक नहीं जाएगी, तो डिक्रीज होगी। जितना आइलैंड की साइज बड़ी होगी तो ज़्यादा स्पेस होने से ज़्यादा रिसोर्सेज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पर जाएगी। सो नंबर ऑफ स्पीशीज़ इट विल बी मोर, इजंट इट? अब यहाँ पर हमको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द प्रेडिक्शंस। ठीक है, पहले में देखो स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट एरिया, एरिया जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, ये देखो स्पीशीज रिचनेस बढ़ते जा रही है, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, यस, more species will come there and it will increase, right? सेकेंड में बी में क्या बोला है, ये देखो स्पीशीज रिचनेस एंड फ्रैगमेंट, जब एरिया छोटा है तो स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है, एरिया बढ़ते जा रहा है तो स्पीशीज रिचनेस कम होते जा रही है। ये तो रॉन्ग है ना, एरिया बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ेगी, तो बी गलत है, ए सही है। अब बी गलत है तो इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अभी सी और डी में देखो, ये डिस्टेंस के बेसिस में बोला है, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस इज फ्रैगमेंट, यहाँ पर स्पीशीज डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है रिचनेस भी बढ़ रही है, राइट है। जितना ज़्यादा दूर डिस्टेंस रिचनेस बढ़ा रहा है वो बोल रहा है। हमने क्या देखा, डिस्टेंस नंबर ऑफ स्पीशीज कम होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा नंबर ऑफ स्पीशीज कम होगी, राइट, ये ऐसा था। यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस कम होते जा रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ सही बैठ रहा है, ये गलत है, तो ए और डी सही होगा, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट अकॉर्डिंग टू द आइलैंड बायोजियोग्राफी थियोरी। इज दिस मच क्लियर एवरीवन? आई थिंक समझ में आ गया सभी को। नाउ नेक्स्ट वन, फिर से पैटर्न सॉरी फिर से ग्रोथ पैटर्न दिया हुआ है, दो स्पीशीज़ का अकेले ग्रो हो रही है या फिर साथ में ग्रो हो रही है। हमको करना है मैच द ग्रोथ पैटर्न विद द करेक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये स्पीशीज़ ए है और ये स्पीशीज़ बी है। यहाँ पर अकेला ग्रो हो रहा है, ये भी अकेले अच्छे से ग्रो हो रही है, साथ में है तो एक स्पीशीज़ ग्रो हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है। यहाँ पर अकेली स्पीशीज़ 1 ग्रो हो रही है, अकेली स्पीशीज़ 2 हो रही है, यहाँ पर भी दोनों बराबर ग्रो हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है बट बोथ आर ग्रोइंग देयर, इजंट इट? अब ऑप्शन में देखो, ए म्यूचुअलिज्म हो सकता है क्या? म्यूचुअलिज्म में तो दोनों प्लस प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। ए कंपटीशन हो सकता है, हो सकता है। ए कमेंसलिज्म हो सकता है, कमेंसलिज्म में ज़ीरो और प्लस हम कहते हैं, दूसरे में अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर लेकिन दूसरे में भी हो रहा है ना अफेक्ट। और डी में बोला है कंपटीशन, राइट? तो क्या होगा,
दो में है ये कंपटीशन, ये दो हो सकते हैं, सॉरी। तो ए वाला गलत कर दो, सी वाला गलत कर दो। अभी यहाँ पर बी में क्या बोला है, बी में पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म कैसा दिख रहा है, और यहाँ पर बी में रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या रिसोर्स पार्टीशनिंग हो सकती है? यस, दोनों ने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, दोनों सरवाइव कर पा रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सिर्फ बी देखोगे तो बच्चों म्यूचुअलिज्म भी दिमाग में आता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म यदि हम करोगे तो ए में कमेंसलिज्म है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर अस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the possible relationship between the levels of disturbance and the species diversity in a biological community are that the species diversity is unaffected। अच्छा, चार स्टेटमेंट दिए हैं, इसको चारों को हमको मैच करना है ग्राफ के साथ में। चलो ठीक है, सिंपल है। पहला क्या बोल रहा है? अनअफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंस, यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अनअफेक्टेड बाय द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कितना भी बढ़ रहा है, लो से हाई पे जा रहा है, लेकिन डाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज अनअफेक्टेड। तो ए का क्या होना चाहिए फिर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ये देखो, डिस्टर्बेंस लो से हाई पे जा रहा है, लेकिन जो डाइवर्सिटी यहाँ पर जितनी है उतनी ही है, इट इज नॉट अफेक्टेड। तो ए का 2 होना चाहिए, यस और नो? ए का 2 कहाँ पर दिया है, या फिर 2 का ए कहाँ पर दिया है? 2C 2B 2D 2E। अच्छा, एक में ही आया, इसी से आंसर आ जाता है दैट डी विल बी द राइट आंसर। दूसरे भी देख लेते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट एट इंटरमीडिएट लेवल, बीच की लेवल में ज़्यादा है डिस्टर्बेंस के, तो डिस्टर्बेंस का ये ज़्यादा है इंटरमीडिएट लेवल, और यहीं पे स्पीशीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट है। तो ये थर्ड के साथ में हम क्या ले सकते हैं? सेकेंड वाला, यानी बी वाला। बी का 3 ये रहा। अब थर्ड में डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ जैसे जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो ये दिख रहा है हमको, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली एकदम से फॉल डाउन हो रहा है। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम C1 दिया है क्या? यहाँ पर ये रहा। और डी में स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ओनली एट अ हायर लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, यस। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। The appropriate net primary production is to biomass ratio in 4 different ecosystems are A, B, C, D आपको दिया है, और ये 4 इकोसिस्टम कौन सी है ये बताना है। यहाँ पर ओशियन, लेक, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये 4 दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम ये देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन नेट NPP आपका और बायोमास की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो ओशन होता है स्टूडेंट्स, राइट, ओशन में P/B का जो रेशियो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और ये 4 ऑप्शन में सी में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। क्यों ज़्यादा होता है? ओशन के पास में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गे एज अ प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जिनका बायोमास तो कम होता है, राइट। सो देयर बायोमास इज वेरी लेस, लेकिन ये एल्गे जो फोटोसिंथेट प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो NPP इनका ज़्यादा हो जाएगा। सो NPP टू बायोमास क्या है? तो NPP ज़्यादा है, बायोमास कम है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से सी सबसे ज़्यादा हमको दिखा रहा है, तो सी क्या होना चाहिए? सी ओशन होना चाहिए। तो सी ओशन कहाँ दिया है? चलो, इसी से आंसर आ गया दैट ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर सबसे कम देखो, सबसे कम हमको दिखा रहा है 0.042, तो ये क्या होना चाहिए? ये आ जाना चाहिए हमारा 0.042 विल बी
व्हाट, ए बी सी डी में से क्या होना चाहिए, इट शुड बी बी, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है राइट विद वुडी ट्रीज, इसका लोवेस्ट रेशियो बनता है, यानी एनपीपी और बायोमास का यदि आप रेशियो देखो तो सबसे कम होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 आ गया। ये समझने वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। देखो ये एक नॉर्मल बुक से ही मैंने लिया हुआ है, एनपीपी और बायोमास दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग इनका पूरा ये देख सकते हैं, ये देखो ये एनपीपी बाय बायोमास का रेशियो 25 दिखा रहा है यहाँ पर, दो नंबर में लेक और स्ट्रीम का, ये दूसरे सारे 0 पॉइंट में ही है, 0.0 में आ रहा है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ये सारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, एम आई राइट। एक और आ रहा है 0.0 में यहाँ पर वुडलैंड और श्रब, तो इनके जो रेशियो इनका बहुत कम आता है। जबकि ओशन का रेशियो आप देखो, ओपन ओशंस इट इज 42.3, सबसे ज़्यादा है, एम आई राइट। देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अपवेलिंग जोन्स, इश्यूरीज का भी तो 1-1 है राइट। तो अब ऑप्शन में देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ओशन का सबसे ज़्यादा और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का सबसे कम, उसी के बेसिस से हम हमारा करेक्ट आंसर 2 ले सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। देखो ए में ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का इससे भी कम बता रहा है, एंड लेक का अगेन इट वुड बी देयर, कैन यू गो विद दैट। देखो ए वाला यदि हम 0.29 ग्रासलैंड यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ज़्यादा था, और लेक हमने अच्छा खासा देखा वहाँ पर 25 जितना दिखा रहा था राइट। तो यहाँ पर 8.2 यानी आपका ओशन से कम, ये लेक डी लेक हो सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Lindman's efficiency between tropic level is depicted by the formula efficiency is equals to A by B, जहाँ पर A और B क्या है आपको ये बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ का आंसर भी मैं डायरेक्ट दे दूंगी। A और B होता है एसिमिलेशन एट ट्रॉपिक लेवल N, और B होता है एसिमिलेशन एट द ट्रॉपिक लेवल N-1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, A विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज that consisted of same number of species were taken up for a species diversity study. Just a minute students. The following table represents some of the outcomes. हमको यहाँ पर outcomes दिए हैं राइट, सॉरी कम्युनिटीज दी है यहाँ पर, और क्या बोला है स्टूडेंट्स, सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू भी दी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है। कैन एनीवन गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समझ में आएगा नहीं आएगा, सिंपल सा था, कैलकुलेट करना है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू दी है। इफ़ यू रिमेंबर, सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स जो होता है उसके हिसाब से स्पीशीज रिचनेस और इवननेस बढ़ेगी तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी राइट। रिचनेस और इवननेस बढ़ेगी तो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, एम आई राइट, अकॉर्डिंग टू द सिम्पसन इंडेक्स जो हम बात करते हैं वो। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हम सिम्पसन्स इंडेक्स को डी करके डिनोट करते हैं, जो कि मेजर करता है कि इतनी जो प्रोबेबिलिटी की दो इंडिविजुअल्स यदि रैंडमली हम सिलेक्ट करें फ्रॉम अ सैम्पल, ये दोनों बिलोंग करेंगे टू द सेम स्पीशीज, दिस इज व्हाट इज योर सिम्पसन्स इंडेक्स। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हम बताते हैं, डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल एन अपॉन एन का स्क्वायर, यस। और डी का जो रेंज है, डी का रेंज हम लोग 0 से 1 के बीच में लेते हैं। 0 है ना इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और यदि 1 आता है तो नो डाइवर्सिटी। सिमिलरली सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होता है, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होता है जिसको हम मेंशन करते हैं बाय 1 माइनस डी, जो आपका सिम्पसन्स डाइवर्सिटी है उसमें से 1 माइनस करना, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू, जिसको हम लोग 1 अपॉन डी कहते हैं।
गॉट इट। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी ग्रेटर विल बी द डाइवर्सिटी। वैल्यू स्टार्ट होगी एज वन, एज अ लोएस्ट, वन आपका सबसे लोएस्ट रहेगा, 1/d बोला है, राइट। तो जितना ज़्यादा आपका जाएगा उतना ज़्यादा आपकी डाइवर्सिटी रहेगी। आई थिंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि डी का मतलब क्या हो रहा है, डी में हम बोलते हैं कि डी का मतलब हो रहा है, डी शोज व्हाट, डी में सॉरी वैल्यू जो वन रहेगी तो वन की वैल्यू हो जाती है नो डाइवर्सिटी, और ज़ीरो यदि आता है तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। तो इसी को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, हायर द वैल्यू मोर विल बी द डाइवर्सिटी। यहाँ जो नो था अब ये उल्टा हो जाएगा, राइट। हायर द वैल्यू मोर डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर वैल्यूज दी है, सबसे ज़्यादा किसकी है, ये, इसके बाद किसकी है, ये, इसके बाद है ये, और इसके बाद है ये, ठीक है। अब चलो स्टेटमेंट्स में देखते थे, इवननेस ऑफ ऑल फोर कम्युनिटीज सेम, सेम कैसे आएगी। यहाँ पर B इज ग्रेटर देन A is greater than D और D is greater than C represents a decreasing order in evenness of the communities, यानी डिक्रीज हो रहा है। या फिर C is greater than D is greater than A is greater than B represents a decreasing order in evenness of the community। या फिर लास्ट में बोला यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट कंपेयर द इवननेस, वी कैन ना, द वैल्यूज आर गिवन, देयर वैल्यूज तो दी हुई है, तो क्या आएगा आंसर। हमने अभी ऑर्डर निकाला, क्या था, बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में डी और उसके बाद में सी। ये दिया है BADCS, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। चलो क्वेश्चन है हमारा, लिंकेज डेंसिटी बताया है इन अ फूड चेन, क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द कनेक्टेंस एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज इन इट। कितने कनेक्टेंस है, इन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और स्पीशीज कितनी है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ फीडिंग लिंक्स पर स्पीशीज, which one of the following would have highest linkage density। लिंकेज डेंसिटी की बात कर रहा है। लिंकेज डेंसिटी यानी स्टूडेंट्स इट इज गिवन बाय L/S। यस, यहाँ पर L है लिंकेज और S होता है स्पीशीज, ठीक है। अब पहले वाले में देखो लिंक कितनी है, ये एक, ये 2, 3, 4, 5, तो L आपका 5 है, और स्पीशीज कितनी है, 6 है। एम आई राइट, 1 2 3 4 5 6, यस और नो। तो L/S हमारा लिंकेज डेंसिटी इसका कितना आएगा, 5/6, 5/6 यानी 0.50 हो जाएगा, 8 6 48, सो 0.8 48 49 52 बचेगा, 20 हो जाएगा। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, एनीवन, 18 6 3 18, सो 0.83 इसका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो L कितना है हमारा, L है 1 2 3 4, स्पीशीज है 5, सो L/S हो जाएगा मेरा, दैट इज 4/5, तो 0.8, ठीक है। तो ये हो गया 0.8। यहाँ पर L हो गया मेरा 1 2 3 4 5, स्पीशीज भी है 5, सो दिस इज 5/5, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कनेक्ट लिंकेज है 1 2 3 4 5 6, तो L हो गया 6, और स्पीशीज कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 6/7, तो 0.78 6, यस 0.8 समथिंग होगा, राइट, 86 या ऐसा कुछ तो भी होगा। अब ये चार वैल्यूज आ गए लिंकेज डेंसिटी की, उसने बोला है हाईएस्ट लिंकेज, तो ये तो 0 पॉइंट में है तीनों, कि आपका 1 यही है, तो हमारा करेक्ट आंसर है, क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा C इज द राइट आंसर। सिंपल, कैसे निकालना है लिंकेज डेंसिटी, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर समझाया भी गया है, आप देखो
ये आपके दो स्पीशीज बता रहा है P1 P2 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट। एस यानी नंबर ऑफ स्पीशीज है, कितनी है दोनों को मिला लिया तो यहाँ 4 और ये 3 तो 7 हो गई। नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 और काले वाले 3, ऐसे 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स निकालना है तो एस को स्क्वायर कर दो आप, यानी जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उसको स्क्वायर कर दोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स निकलेगा। लिंकेज डेंसिटी जो अभी हमने देखा L/S आपको निकालना है। कनेक्टेंस आप निकाल सकते हैं L/S², ये वाले फॉर्मूले से भी, या फिर कनेक्टेंस का एक और फॉर्मूला हो जाता है C=L/S इंटू S-1/2, राइट। ऐसे भी आप कनेक्टेंस निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। मीन निकालना है, चेन तो दोनों चेन लेंथ का निकालो P1 P2 और उसका मीन निकाल दो तो मीन हो जाएगा, राइट। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीशीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विथ, क्या आना चाहिए, abundance of species in an area, number and abundance of species in an area, number of species in an area, या फिर density of species in an area। तो species richness can be measured with number of species in an area, abundance नहीं, number, कितनी अलग अलग नंबर की स्पीशीज है, ठीक है। कोई एक स्पीशीज 100 है 200 है ऐसा नहीं देखेंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है, 15 एक स्पीशीज है एक कम्युनिटी में, एक एरिया में 20 है 25 है, अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज रिचनेस होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इवननेस हम जब देखते हैं तो इवननेस में हम देखते हैं कि जो स्पीशीज का नंबर रहेगा वो मोर अबाउट एक सरी का होना चाहिए, नॉट सेम बट मोर अबाउट, ऐसा नहीं कि एक स्पीशीज 500 है तो दूसरी स्पीशीज सीधी 1 है, ये इवननेस नहीं कही जाती। 500 है तो दूसरी स्पीशीज 450 नंबर में होनी चाहिए, हो सकती है। तीसरी हो सकता है कि 490 है, चौथी हो सकता है 420, यानी पास पास में है काफ़ी, तो ये इवननेस है। लेकिन रिचनेस की बात करें तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ स्पीशीज। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट। चलो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन अ फिगर बिलो, जो पहला क्वेश्चन किया था बस उसी के ऊपर है। द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश ऑफ टू स्पीशीज आर गिवन, which one of the following option correctly identify the fundamental niche and realized niche of any one of the species। आई थिंक पहले वाला क्वेश्चन करके ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ गया है। ये आपको स्पीशीज पी बता रहा है, ये आपको आर है और ये हमारा क्यू है। तो मैंने ऐसा कहा था सबसे बड़ा जो रहता है वो क्या होता है, वो फंडामेंटल होता है। तो ये तो फंडामेंटल हो गया और ये दोनों ने अपनी निश को कम कर दिया है जो फंडामेंटल के अंदर ही है, तो ये डेफिनेटली रियलाइज होनी चाहिए, है ना। अभी ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, रियलाइज्ड फंडामेंटल यहाँ पर क्यू ही है हमको पता है, तो फंडामेंटल क्यू आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन बी। पी इज द रियलाइज्ड निश, यस पी हमारा रियलाइज्ड निश होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इजंट इट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, which one of the option given below is not desirable, right? Which option is not desirable when setting up the nature's reserve in a tropic? यदि हमको रिजर्व सेटअप करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन डिज़ायरेबल नहीं है, आपको ये बताना है कि हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे वाइल सेटिंग अप अ रिजर्व देयर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, कम ऑन एनीवन। पहला बोला रिजर्व दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द कॉरिडोर्स, क्या हम इसको ले सकते हैं, ये ऐसे रिजर्व्स है एक दूसरे के साथ में लिंक्ड अप है, आर दे गुड, कि भाई ऐसे में नेचर रिजर्व हम कर सकते हैं, यस यस। यदि ये लिंक्ड है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल हो गए, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल है वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ वाला यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट।
बी रिजर्व, बी में बोला रिजर्व दैट आर सराउंडेड बाय अ बफर जोन ऑफ सेम इकोसिस्टम। यस, ये भी बिल्कुल सही है। पहले कोर होता है सेंटर में, उसके आसपास में एक जोन रहता है जिसको हम बफर जोन बोलते हैं। और यदि सेम इकोसिस्टम का है तो डेफिनेटली एक तरह से ये कोर वाले एरिया को ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एम आई राइट? तो ये भी स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ये भी। हाई एच टू एरिया रेशियो ऑफ द रिजर्व, या फिर सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप रिजर्व रहेगा तो भी चलेगा। यस, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजर्व में जितनी कम बाउंड्रीज हो उतना अच्छा है। सर्कल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी, एक्सपोज कम से कम होगा। तो दिस कुड ऑल्सो बी देयर सर्कुलर। हाई एच टू एरिया रेशियो ऑफ द रिजर्व, हाई एच, एजेस ज़्यादा होगी। यस, वो बोल रहा है एरिया के सामने यदि एजेस ये इस तरह का है, ये इन्हें एज ज़्यादा है एरिया से अगेन, या फिर हम हाई पेरीमीटर टू एरिया रेशियो भी बोल सकते हैं। सो ऐसे केस में दिस इज़ नॉट अ स्टेबल रिजर्व। यहाँ पर हम इसको ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होगा, दिस इज़ नॉट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से ये एक्सपोज हो रहा है। मैं राइट? ज़्यादा से ज़्यादा जगह से ये क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। और ये जगह भी एनिमल्स को अंदर घूमने के लिए भी कम मिल रही है, क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा है। राइट? सो मोर एरिया इज एक्सपोज्ड देयर, ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो गए तो ज़्यादा डेंजर रहेगा एनिमल्स के लिए। जब भी एनिमल्स ये एजेस पे आएंगे स्टूडेंट्स, राइट, तो उनके लिए डेंजर बढ़ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस एजेस, जिस तरह से कट हुए एजेस, तो क्या हो रहा है, एरिया भी कम होते जा रहा है। हाँ, यदि हाई एरिया टू रेशियो, हाई एच टू एरिया रेशियो के बदले लार्जर पेरीमीटर टू इट्स एरिया यदि रहता, तो क्या हम इसको सही बोल सकते कि ये वही है ना, हाई एच टू एरिया रेशियो। तो ऐसे रिजर्व्स दे आर नॉट डिजायरेबल। राइट? एरिया ज़्यादा है, पेरीमीटर कम है, तो वो चलेगा। इसका उल्टा चलता है, ये नहीं चलेगा। तो विच इज़ नॉट डिजायरेबल, ऑप्शन सी इज़ नॉट डिजायरेबल। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट? तो बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस किए हैं। डेफिनेटली दूसरी और आगे क्लासेस हम करेंगे जिसमें और कुछ क्वेश्चंस इकोलॉजी के करेंगे। बच्चों, आप जितना ज़्यादा क्लासेस देखोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, तो मुझे लगेगा कि यस यू नीड सच टॉपिक्स। तो मैं और कुछ क्लासेस बनाऊंगी और कुछ टॉपिक्स निकाल के हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ नॉट शेयर्ड, मुझे नहीं दिखेगा कि नहीं बच्चे नहीं देख रहे हैं, so that would be difficult for me to make more such classes, more such practice sessions. तो बच्चों, just try to share as much as possible, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस, और आप और भी ज़्यादा इस तरह से क्लासेस करके यू कैन मेक योर नॉलेज मोर परफेक्ट। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, सो फॉर मी ऑल्सो दैट इज़ गुड। यस, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर सच वीडियोज़। आई होप यू लाइक इट स्टूडेंट्स। सो बी देयर, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस वंस अगेन, एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो कंसेप्ट आपने मिस किए है वो कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो, राइट? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय बच्चों।